डियर स्टूडेंट्स, पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर चल रहा है उसमें कोलाइडों के गुण हम पढ़ रहे थे और मैंने आपको 6 या 7 गुण बता दिए थे। विद्युतीय गुण के बारे में मैंने आपको बता दिया था। विद्युतीय गुण के बाद अगला गुण आता है इसका विद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला 7वां गुण आता है विद्युत कण संचलन, जिसको अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत कण संचलन क्या है? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइड कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करना। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइड कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करना क्या कहलाता है? विद्युत कण संचलन। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइड कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करना क्या कहलाता है? विद्युत कण संचलन। गति करना ही क्या कहलाता है? विद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस। यदि कोलाइड कण एनोड की ओर गति करते हैं तो इसे हम बोलते हैं ऋण कण संचलन, और यदि कोलाइड कण कैथोड की ओर गति करते हैं तो इसे कहते हैं धन कण संचलन। कैटाफोरेसिस और एनाफोरेसिस, इनको बोले तो कैटाफोरेसिस और एनाफोरेसिस। मैंने आपको बताया था, जब विद्युतीय गुण बताया था, कि कोलाइड कणों के ऊपर जो अधिशोषित परत होती है उस पर जो आवेश होता है वो ही कोलाइड का आवेश होता है। जो आपकी स्थायी परत पर आवेश होता है, और वो धनावेश है तो धनावेशित कोलाइड होगा, ऋणावेश है तो ऋणावेशित कोलाइड होगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं अपन, एक यू आकार की नली ली, यू आकार की नली में हमने कोलाइड विलयन भर लिया। कोलाइड विलयन भर लिया इसमें, और इसमें इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दी। ये तो एनोड और ये कैथोड। ठीक है ना? ये वाला तो एनोड और ये वाली परत क्या है? कैथोड। और ये आपका मान लीजिए ऋणावेशित कोलाइड है, ऋणावेशित कोलाइड। ये कैसा कोलाइड है? ऋणावेशित कोलाइड। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ऋणावेशित कोलाइड के कण वो एनोड की ओर गति करने लग जाएंगे। किसकी ओर गति करने लग जाएंगे? एनोड की ओर। इधर गति करेंगे, एनोड की ओर आएंगे। इधर की ओर गति करेंगे और यहां पर आकर अपना आवेश खो देंगे। यहां पर आकर, ये तो आपका कैथोड, ये आपका एनोड। तो एनोड पर जब ये आते हैं, ऋण कण है, हमारा कोलाइड कैसा है? ऋणावेशित है। तो आपको पता है जो ऋणायन होते हैं वो एनोड की ओर गति करते हैं,
ऋण आयन किधर की ओर गति करते हैं? एनोड की ओर गति करते हैं। तो ये इधर की ओर गति करेंगे तो यहाँ का अपना आवेश खो देंगे, आवेश खो देंगे तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे, इनका संघनन हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कंदन। स्कंदित क्लोराइड, क्योंकि इनके ऊपर से आवेश समाप्त हो जाता है। क्या होता है? आवेश समाप्त हो जाता है। अब देखो, एनोड की ओर गति करना, इधर ही लिख देता हूं, एनोड की ओर गति करना ऋण कण संचलन, ऋण कण संचलन या एनाफोरेसिस कहलाता है। और मान लो कोलाइड आपका धनावेशित होता तो वो कैथोड की ओर गति करता, कैथोड की ओर गति करता, तो कैथोड की ओर गति करना, कैथोड की ओर गति करना कैटाफोरेसिस या धन कण संचलन कहलाता है, या कैटाफोरेसिस, कैटाफोरेसिस कहलाता है। विद्युत कण संचलन विधि द्वारा, विद्युत कण संचलन विधि द्वारा हम कोलाइड का क्या कर देते हैं? स्कंदन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कोलाइड का स्कंदन कर देते हैं, क्योंकि कोलाइड के कण परस्पर क्या हो जाते हैं? संघनित हो जाते हैं, उन पर से आवेश समाप्त हो जाता है। तो ये स्कंदन का एक मेथड भी है जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। स्कंदन में कोलाइड के स्कंदन का ये क्या है? एक मेथड है। ठीक है भाई। अब अपन देखते हैं आगे, अगला गुण देखते हैं इसका। 7 के बाद 8 हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है 8वां गुण, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव या प्रकाशिक गुण। टिंडल प्रभाव या प्रकाशिक गुण क्या है? कि जब किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश गुजारा जाता है तो उस प्रकाश का पथ, प्रकाश के कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उस प्रकाश का पथ दीप्तिमान होता है, प्रकाशित होता है, दिखाई देता है हमें। उस गुण को ही अपन बोलते हैं टिंडल प्रभाव। इस घटना को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। जब किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश गुजारा जाता है, प्रकाश पुंज गुजारा जाता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उसका पथ दीप्तिमान होता है, दीप्तिमान होता है। इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे इसमें आपके कोलाइडी विलयन भरा हुआ है, यहां से अपन कोई प्रकाश पुंज गुजारते हैं,
प्रकाश किरणें आ रही है। तो इस प्रकार से हमें प्रकाश का पथ है जो दिखाई देता है, और इसका पथ है जो शंकु के आकार का होता है। तो ये जो शंकु बनता है इसको बोलते हैं टिंडल शंकु, टिंडल शंकु। और ये बनता क्यों है? क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है, जिसके कारण ये प्रकाश किरणों का क्या कर देते हैं? प्रकीर्णन कर देते हैं। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन, जिसके कारण हमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। और जो ये पथ है वो शंकु के आकार का होता है कोलाइड विलयन में, इसलिए इसे बोला जाता है टिंडल शंकु। प्रकाश के प्रकीर्णन के आपको उदाहरण पता ही है। प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़कर बिखर जाता है, और इसके उदाहरण जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना, या आपको स्विमिंग पूल का पानी नीला दिखाई देना, समुद्र का पानी नीला दिखाई देना, ये सारे गुण, ये सारे उदाहरण किसके हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण है। ये सब किसके उदाहरण है? प्रकाश के प्रकीर्णन के। या अंधेरे कमरे में सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? अंधेरे कमरे में रोशनदान से लाइट आती है तो उसका पथ दिखाई देता है, वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन का ही उदाहरण है, टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। या सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर से जब फिल्म डाले, पर्दे पर पिक्चर डालते हैं, तो उस प्रकाश का पथ भी हमें दिखाई देता है, तो वो भी टिंडल प्रभाव का ही क्या है? एग्जाम्पल। वहां उपस्थित कणों पर प्रकाश पड़ता है, जिसके कारण उसका क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन की तीव्रता है, यह परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांकों के अंतर पर निर्भर करती है। द्रव विरोधी कोलाइडों में यह अंतर अधिक होता है, इस कारण से वो टिंडल प्रभाव स्पष्ट प्रदर्शित करते हैं। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता परिक्षिप्त प्रवस्था डीपी व परिक्षेपण माध्यम डीएम के अपवर्तनांकों के अंतर पर निर्भर करती है, के अंतर पर निर्भर करती है। ठीक है भाई। और द्रव विरोधी कोलाइडों के लिए यह अंतर अधिक होता है, इसलिए उनमें स्पष्ट दिखाई देता है। द्रव विरोधी कोलाइड के लिए यह अंतर अधिक होता है, अधिक होता है। और प्रकीर्णित प्रकाश है जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? टिंडल प्रभाव हो गया, जिसे ये अपन क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। अब आता है कोलाइड का स्कंदन या ऊर्णन। कोलाइड का स्कंदन या ऊर्णन। अगला गुण है आठवां तो हो गया 9। कोलाइड का स्कंदन या ऊर्णन। कोलाइड का स्कंदन या ऊर्णन क्या होता है? कोलाइड के ऊपर आपको पता है आवेश उपस्थित होता है। कोलाइड क्या होते हैं? विद्युत आवेशित होते हैं।
अगर कोलाइड कणों पर आवेश को समाप्त कर दिया जाता है तो कोलाइड कण परस्पर आपस में संघनित हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी कोलाइडी अवस्था समाप्त हो जाती है, उसका अवक्षेप प्राप्त होता है हमें, और इसे ही अपन क्या बोलते हैं, कोलाइड का स्कंदन। मतलब किसी कोलाइड विलयन को अवक्षेप में परिवर्तित करना, किसी कोलाइड विलयन को अवक्षेप में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। आवेश समाप्त करके किसी कोलाइड विलयन को अवक्षेप में परिवर्तित करना स्कंदन कहलाता है, कोलाइड का स्कंदन कहलाता है। और ये करते कैसे हैं हम, कोलाइड के ऊपर उपस्थित आवेश को समाप्त करके, कोलाइड के ऊपर जो आवेश होता है उस आवेश को समाप्त करके हम ये प्रक्रिया कर सकते हैं। अब कोलाइड के स्कंदन के लिए अलग अलग विधियां होती हैं। कोलाइड के स्कंदन की विधियां देख लीजिए। कोलाइड के स्कंदन की विधियां, पहली विधि है आधिक्य अपोहन द्वारा। आधिक्य अपोहन द्वारा मतलब किसी कोलाइड विलयन का अधिक समय तक अपोहन किया जाता है, जिसके कारण अपोहन करते हैं, घुमाते हैं अपन, तो उसके कारण उसके ऊपर उपस्थित आवेश अलग हो जाता है और वो कोलाइड के कण क्या होने लगते हैं, स्कंदित होने लगते हैं, और इस प्रकार से कोलाइड का स्कंदन हो जाता है। आधिक्य अपोहन को ऐसे समझ सकते हैं जैसे अपन दही लेते हैं, दही को मथते हैं, अपकेंद्रीकरण करते हैं, मथते हैं, तो तेजी से अपोहन होता है उसमें, और उसके द्वारा उसके ऊपर आवेश क्या हो जाता है, कोलाइड के ऊपर उपस्थित आवेश की परत टूट जाती है, जिससे अपन को छाछ अलग मिलती है और घी अलग मिल जाता है, मक्खन मिल जाता है। तो वो ये आधिक्य अपोहन। दूसरी विधि आती है क्वथन द्वारा। क्वथन द्वारा मतलब जब कोलाइडी सोल को उबाला जाता है, हम कोलाइडी विलयन को उबालते हैं, तो परिक्षेपण माध्यम के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण वो आपस में टक्कर करते हैं, कोलाइडी कणों पर टक्कर करते हैं और उस आवेशित परत को क्या कर देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं, और जिससे उनका आवेश क्या हो जाता है, कोलाइडी कणों के ऊपर उपस्थित आवेश समाप्त हो जाता है और वो संघनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो संघनित हो जाते हैं। तो ये दूसरी विधि है। ये दोनों विधि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी बुक में भी नहीं होंगी। आगे की जो तीन विधियां हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधिक्य अपोहन हो गया, क्वथन द्वारा हो गया। तीसरी विधि आती है वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचलन। अभी मैंने आपको वैद्युत कण संचलन पढ़ाया था। वैद्युत कण संचलन क्या है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाना, गति करना, वो कहलाता है वैद्युत कण संचलन। जब कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाते हैं, जैसे अपन ने ये डायग्राम बनाया था, इसमें दिखाया था, कि कोलाइडी कण इधर की ओर आ जाते हैं, परिक्षेपण माध्यम में आ जाते हैं, एनोड की ओर आ गए,
ये स्कंदित। तो यहां पर आकर ये अपना आवेश खो देते हैं, एनोड पर आकर ये अपना क्या करते हैं, आवेश खो देते हैं और इन ये आपस में संघनित हो जाते हैं, जिसके कारण इनका क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। ठीक है। धनावेशित सोल है वो कैथोड की ओर गति करता है, ऋणावेशित सोल है वो एनोड की ओर गति करता है। ठीक है भाई। दूसरा आपका आता है मेथड, अगला मेथड, चौथा मेथड आता है पारस्परिक स्कंदन द्वारा। चौथा है पारस्परिक स्कंदन द्वारा। तो पारस्परिक स्कंदन द्वारा क्या है, दो विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयनों को उचित अनुपात में मिलाने पर कोलाइडी कणों के निरावेशन के द्वारा स्कंदन हो जाता है। उदाहरण के लिए धूल के कण ऋणावेशित होते हैं और बादल धनावेशित। धूल के कण ऋणावेशित व बादल धनावेशित। अब जब ये आपस में परस्पर मिलते हैं तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, जिससे कि बारिश हो जाती है। ठीक है ना। बादलों पर कैसा है, बादल कैसे कोलाइड है, धनावेशित, और धूल के कणों पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश। तो जब धूल के कण और बादल मिलते हैं तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, स्कंदन हो जाता है, भारी हो जाते हैं और वर्षा जल के रूप में नीचे गिर जाते हैं। इसी प्रकार कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड के कणों का कृत्रिम वर्षा कराने के लिए एजीआई व बादलों का पारस्परिक स्कंदन कराया जाता है। पारस्परिक स्कंदन कराया जाता है। हाँ भाई, पारस्परिक स्कंदन क्या है, तो विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयनों को उचित अनुपात में मिलाकर कोलाइडी कणों के निरावेशन के द्वारा स्कंदन करना, वो ये क्या है, पारस्परिक स्कंदन। जैसे धूल के कण धनावेशित हैं, ऋणावेशित हैं और बादल धनावेशित। जब दोनों मिलते हैं तो परस्पर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, संघनित हो जाते हैं और संघनित होने के कारण वर्षा जल के रूप में नीचे गिर पड़ते हैं। अब आपका आता है अगली पांचवी विधि आती है विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन। स्कंदन की विधियों में पांचवी विधि आती है विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन। विद्युत अपघट्यों द्वारा
स्कंदन। आपको पता है विद्युत अपघट्य में धनायन और ऋणायन दोनों उपस्थित होते हैं। जैसे NaCl है तो Na प्लस Cl माइनस, कैल्शियम क्लोराइड है तो Ca+2 और Cl2 माइनस, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जो विद्युत अपघट्य रहते हैं उनमें धनायन और ऋणायन दोनों उपस्थित होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये आयन आपके जो विपरीत आवेशित कोलाइड विलयन रहता है उसको क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। विपरीत आवेशित कोलाइड को उदासीन करके स्कंदित कर देते हैं। और स्कंदन की क्षमता का जो मान है वो विद्युत अपघट्य पर उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर नहीं करता, बल्कि विद्युत उस आयन की संयोजकता पर निर्भर करता है। ये नियम हार्डी और सुल्जे ने दिया था। जैसे NaCl है, तीनों में क्लोराइड आयन क्या है, कॉमन है। अगर मैं क्लोराइड आयन कैसा है, ऋणायन है। अब इन ऋणायनों के द्वारा मैं किसका स्कंदन कर सकता हूं, किसी धनावेशित कोलाइड का। तो धनावेशित कोलाइड के लिए, धनावेशित कोलाइड के लिए, कोलाइड के लिए स्कंदन क्षमता का मान NaCl, CaCl2 व AlCl3 ले लो यहाँ पर, तीनों के लिए बराबर रहेगा। क्यों बराबर रहेगा, क्योंकि धनावेशित क्लोराइड का स्कंदन कौन करेगा, क्लोराइड आयन। और क्लोराइड आयन में इसमें भी देखो Cl माइनस, इससे भी Cl माइनस और इससे भी Cl माइनस। हालांकि इससे 1 मिल रहा है, इससे 2 मिल रहे हैं, इससे 3 मिल रहे हैं, लेकिन वो संख्या पर निर्भर नहीं करता। स्कंदन की जो क्षमता है वो उस आयन के ऊपर उपस्थित आवेश या उस आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। अगर इन तीनों विलयनों की ऋणावेशित कोलाइड के लिए अपन स्कंदन क्षमता देखें तो ऋणावेशित कोलाइड के लिए, तो ऋणावेशित कोलाइड का स्कंदन कौन करेगा, धनायन। अब धनायन इसमें देखो तो Na प्लस आयन, इसमें कैल्शियम +2 आयन और इसमें Al+3 आयन, Al+3। तो मैंने कहा कि स्कंदन क्षमता का जो मान है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, वो आपका निर्भर करता है ऋणावेशित कोलाइड के लिए धनायन, ऋणावेशित कोलाइड का उदासीनीकरण कौन करेंगे, धनायन। अब धनायनों की संयोजकता देखो, Na+ की तो 1 होती है, कैल्शियम की +2 और एल्यूमिनियम की +3, तो इनकी स्कंदन क्षमता का क्रम ये हो जाएगा। इसका मतलब NaCl की स्कंदन क्षमता सबसे कम, कैल्शियम क्लोराइड की उससे ज्यादा और AlCl3 की उससे ज्यादा। तो चीज समझ में आई, संख्या पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वो किस पर निर्भर करता है, आयन पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। इसे ही अपन हार्डी-सुल्जे नियम कहते हैं। हार्डी-सुल्जे नियम क्या कहता है, हार्डी-सुल्जे नियम किसी कोलाइड की निश्चित मात्रा को, किसी कोलाइड की निश्चित मात्रा को, निश्चित मात्रा को स्कंदित करने के लिए, स्कंदित करने वाले वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य की मात्रा, वैद्युत अपघट्य की मात्रा कोलाइड कण, कोलाइड कण से विपरीत आवेश युक्त, कोलाइड कण से विपरीत आवेश युक्त, विपरीत आवेश युक्त आयन, आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है, आयन की
संयोजकता पर, आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। ठीक है ना कि आयनों की संख्या पर, ना कि आयनों की संख्या पर। ये आपका हार्डी-सुलजे नियम है। जैसे धनावेशित कोलाइड है, तो धनावेशित कोलाइड के लिए, धनावेशित कोलाइड के लिए इन आयनों का क्या क्रम रहेगा स्कंदन क्षमता का? FeCN4 -4 सबसे ज्यादा, Al+3 उससे कम, Ba+2 उससे कम और Na+ion सबसे कम। मतलब धनावेशित कोलाइड, सॉरी ऋणावेशित कोलाइड के लिए है ये, ऋणावेशित कोलाइड। ऋणावेशित कोलाइड के लिए इसका संयोजकता पर निर्भर करता है। हार्डी-सुलजे नियम क्या कहता है? किसी कोलाइड की निश्चित मात्रा को स्कंदित करने वाले विद्युत अपघट्य की मात्रा, कोलाइड कण विद्युत अपघट्य की मात्रा कोलाइड कण से विपरीत आवेश युक्त आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है, ना कि आयनों की संख्या पर। ठीक है भाई, ये आपका हार्डी-सुलजे नियम है। फिर होता है विद्युत अपघट्य की क्षमता। विद्युत अपघट्य की क्षमता क्या होती है? विद्युत अपघट्य की क्षमता, स्कंदन क्षमता या विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता। ये क्या चीज है? किसी विद्युत अपघट्य की वह न्यूनतम मात्रा, किसी विद्युत अपघट्य की वह न्यूनतम मात्रा जो कि किसी कोलाइड विलयन का स्कंदन करने के लिए पर्याप्त हो। किसी कोलाइड का स्कंदन करने के लिए क्या हो? पर्याप्त हो। उसे हम विद्युत अपघट्य की क्या बोलते हैं? स्कंदन क्षमता। और ये आपके विद्युत अपघट्यों के स्कंदन की विधियां हो गई। स्कंदन कहते किसे हैं? कोलाइड कणों पर उपस्थित आवेश को समाप्त कर उनको परस्पर स्कंदित कर दिया जाता है, उनको परस्पर संघनित कर दिया जाता है, जिससे उनका अवक्षेप प्राप्त होता है। इसको ही हम बोलते हैं कोलाइडी कणों का स्कंदन। और कोलाइडी कणों के स्कंदन के लिए कौन कौन सी विधि काम में आती है? आधिक्य अपवहन, क्वथन, वैद्युत कण संचलन, आपका पारस्परिक स्कंदन और वैद्युत अपघट्यों द्वारा स्कंदन। वैद्युत अपघट्य में दोनों आयन रहते हैं, तो ये धनावेशित और ऋणावेशित आयनों को क्या करते हैं? सॉरी, धनावेशित और ऋणावेशित कोलाइडों को क्या करते हैं? स्कंदित करते हैं। लेकिन इनके स्कंदन की जो क्षमता है वो विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है, ना कि उन आयनों की संख्या पर। ये इस उदाहरण द्वारा आप समझ सकते हो। कल इसका अपन लास्ट गुण और पढ़ेंगे। कोलाइडी कणों का एक और गुण बचा है आपका, कोलाइड का रक्षण या रक्षी कोलाइड, उसको पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।